गुड मॉर्निंग दोस्तों। कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एंड आज के दिन हम जीएसटी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई, जिसको हम प्यार से टीयूएस भी बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी जीएसटी में, पहले ये नीड समझ लेते हैं और ये नीड समझेंगे अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, मान लो एक्स है, इसको वाई को माल बेच रहा है। ओके, एंड जो ये माल बेचा है वो डेट है आज की 17 अक्टूबर 2023। ओके, एंड इसका इनवॉइस इशू किया है, ये है सेल डेट। ओके, ओके, एंड इसके बाद जब ये इनवॉइस इशू कर रहा है वो इशू कर रहा है किसको, 20 अक्टूबर को। ठीक है, इनवॉइस। ठीक है, एंड उसके बाद 25 तारीख को क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद क्या कर रहा है, 23 अक्टूबर को पेमेंट रिसीव कर रहा है। ठीक है, 30 को पेमेंट रिसीव कर रहा है किससे, चेक से। ओके, एंड ये जब आके 2 नवंबर को बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। ठीक है, एक्स ने वाई को माल बेचा, कब बेचा, 17 तारीख को। इनवॉइस कब इशू किया, 20 तारीख को। 25 तारीख को डिलीवरी कर रहा है, 23 तारीख को उसको पेमेंट चेक से रिसीव हो रही है, एंड 2 जो नवंबर है उस दिन ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। ओके, तो ये समझो कि किस दिन ये टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, 17 को आएगा, 20 को आएगा, 25 को आएगा, 30 को आएगा, या 2 नवंबर को, कब आएगा। इसके सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि साहब टाइम ऑफ सप्लाई के लिए इन्होंने सेक्शंस इशू किए हैं। वो सेक्शंस क्या हैं वो देखते हैं। तो 12 है, एक 13 है और एक 14 है। ओके, जो बेसिकली जो 12 है वो क्या है, गुड्स के टाइम, गुड्स के लिए है। ओके, ये सर्विस के लिए, और ये क्या है, चेंज इन रेट। ठीक है, बेसिकली गुड्स के टाइम कब टाइम ऑफ सप्लाई का ये सेक्शन 12 बताएगा, सर्विस के टाइम कब आएगा ये सेक्शन 13 बताएगा, एंड सेक्शन जो 14 है जब जीएसटी रेट्स में चेंजेस आएंगे तब कैसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा तब बताएगा। और जो ये सेक्शन 14 है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी के लिए, आपको सीए फाइनल में पढ़ना पड़ेगा, अभी आपके लिए नहीं है। अभी आपके लिए क्या है, एक 12 है और एक 13 है, ये 2 ही सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। प्लस आपको एक और सेक्शन देखनी पड़ेगी, सेक्शन 31। ओके, 31 बेसिकली जो सेक्शंस है वो 12 एंड 13 के साथ में मिला के पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी इस चैप्टर की। ओके, तो ये मेजरली कितनी सेक्शंस है आपके, 3 सेक्शंस आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। और ये जो सेक्शन 31 है इसका कुछ पार्ट ही अपने यहाँ कवर करेंगे, एंड रिमेनिंग पार्ट है वो इनवॉइस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, जो रेलेवेंट है वही सब सेक्शन 31 की यहाँ कवर होगी। ओके, तो ये आपका चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई, इसके अंदर जो भी है वो अपने डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं अभी।
ठीक है, ये ओवरव्यू दे रखा है चैप्टर का कि ये सेक्शन सब टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के टाइम, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के टाइम, ये कौन सी सेक्शन है 12, ये कौन सी है 13, ये है सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, सॉरी 6 यहाँ दी हुई नहीं है पर एक 6 सब सेक्शन भी है। ओके, और सेम सर्विस के केस में। ठीक है, जो सबसेक्शन 1 क्या बोलती है कि आपको अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी है तो आप नीचे वाली सबसेक्शन फॉलो कीजिए। ओके, और 13(1) का भी यही बोलता है कि आपको अगर सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी है तो आप जो सबसेक्शन नीचे देगी उनको फॉलो कीजिए। ओके, तो देखो सबसेक्शन 2 किसके बारे में, फॉरवर्ड चार्ज के टाइम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा। ओके, फॉरवर्ड चार्ज मतलब सप्लायर है उसने सप्लाई की है उसी को टैक्स पे करना है। ओके, सबसेक्शन 3 किसके बारे में, रिवर्स चार्ज के बारे में। रिवर्स चार्ज में क्या है, रेसिपिएंट लाइबल टू पे टैक्स हो जाता है, सप्लायर नहीं होता। और ये अपनों ने इसका रेफरेंस सेक्शन देखा होगा 9 का 3, 9 का 4। ओके, ये बेसिकली आरसीएम के बारे में बातें करते हैं। सबसेक्शन 4 है वो क्या बोलती है कि आपको वाउचर मिलते हैं, कूपन मिलते हैं, तो उस समय टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी वो सबसेक्शन 4 डील करती है। ठीक है, सबसेक्शन 5 किस में डील करती है, रेजिडुअल केसेस, ऐसे कोई केसेस जो ऊपर ना 2 में कवर हो रहे हैं ना 3 में 4 में, तो वो सभी जो केसेस है वो सबसेक्शन 5 में कवर होंगे। एंड जो सबसेक्शन 6 है वो किसके बारे में है, ये है इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टीज। ठीक है, इन 3 केस के अंदर कैसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा ये उनकी बातें करती हैं। ओके, और जो 13 है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। डेफिनेशन दी गई है, जैसे जैसे डेफिनेशंस आएंगी आपके इसमें वो अपने डिस्कस करेंगे। ये आपका बेयर एक्ट का पार्ट है जिसको अपने यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअली चैप्टर का जो एनालिसिस दिया हुआ था वहां से पढ़ते हैं हमने। ठीक है, ये आ गया यहाँ से आपका सेक्शन 12 चलता है। ठीक है, ये वाली डिस्कशन अपनों ने ओवरव्यू में कर ली थी तो इसको छोड़ रहा हूँ मैं एक बार के लिए। अभी बात करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 रीड विद सेक्शन 31। ओके, तो ये क्या है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा, तो उसके अंदर ये बोला है डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन सप्लायर क्या है इनवॉइस इशू कर रहा है, और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इशूड, या ऐसी कोई दिन लास्ट दिन जिस दिन इनवॉइस तो इशू हो ही जाना चाहिए, और जो सप्लायर को पेमेंट आ रही है, ठीक है, वो इन तीनों में से जो भी पहले होगा ना उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, और लास्ट डेट ऑन इनवॉइस शुड बी इशूड सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, ठीक है, बाय सप्लायर, सॉरी जिस दिन सप्लायर को पेमेंट मिल जा रही है, ये तीनों में जो भी पहले होगा उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। बट जो ये रिसिप्ट वाला मतलब सप्लायर को जिस दिन पेमेंट मिल रही है उसमें गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया, एंड उस नोटिफिकेशन में ला के साफ साफ बोल दिया है कि अगर रजिस्टर पर्सन है जो क्या फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लायर, ओके, उस केस में अगर उसको कुछ एडवांस मिल रहा है तो उस पर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन लाने के पीछे रीजन क्या था वो समझते हैं। मान लो आप एक सप्लायर हो, ओके, एंड आपने क्या है 1 लाख रुपए का माल बेचा है किसी को, एंड उसके बदले में क्या है आपको 10,000 रुपए का एडवांस मिल गया। माल अभी एक्चुअली में सेल नहीं हुआ है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने। ओके, 10,000 रुपए एडवांस में आ गए हैं। इस केस में क्या होगा कि एडवांस मिल गया, और ये सेक्शन में बोला हुआ था कि भाई एडवांस आ चुका है टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। मान लो कि उस गुड्स पे जो रेट है वो 28% है, तो टोटल टैक्स की अमाउंट कितनी मिल जाती है 28,000, जबकि उसको एडवांस कितना मिला 10,000। तो सप्लायर ने गवर्नमेंट को बोला भाई बाप अब देखो क्या मेरे को मिला 10,000 है,
और मेरे को टैक्स 28,000 पे करना है, तो 18,000 में मेरी जेब से थोड़ी पेमेंट करूंगा। तो ये समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि नोटिफिकेशन ला दिया एंड ये बोल दिया कि फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत जो भी सप्लाई हो रही है, जिनमें भी एडवांसेस आ रहे हैं, उन पे अभी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। ओके, तो अभी आपके लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इशूड अंडर सेक्शन 31। ये दो ही डेट आपको ध्यान रखनी है। ओके, इन दोनों में जो भी पहले हो वो आपका टीओएस आ जाएगा एंड उसी डेट पे आपको जीएसटी कट लगेगा। ठीक है, ये आपका वो नोटिफिकेशन है। ओके, जैसे अभी क्या है कि ये सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज के अंदर गुड्स के केसेस में नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है, ना ही कि सप्लाई ऑफ सर्विस में। और अगर फॉरवर्ड चार्ज के अलावा और कोई गुड्स अगर ट्रांसफर हुआ है तो उस केस में भी इस नोटिफिकेशन का फायदा नहीं होगा, उस केस में एडवांस पर टैक्स आएगा। ठीक है, आप ये याद रखना। ओके, कहीं भी आपको क्वेश्चन में घुमा फिरा सकता है इंस्टीट्यूट। फॉरवर्ड चार्ज है तभी एडवांस पे टैक्स नहीं है, अदर सभी केसेस में एडवांस पे टैक्स है। ओके, एक ये रिलीफ के बारे में बोला कि भाई ये जो है वो गुड्स के लिए है, ना कि सर्विस के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट ये अपने जब आएगा, अभी तो ये रेलेवेंट नहीं है, जिस सब सेक्शन में आएगा उस सेक्शन में अपने अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर अब इनवॉइस की कौन सी ऐसी लास्ट डेट है वो सेक्शन 31 बता रहा है। ठीक है, अगर क्या है कि गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, मतलब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो उस केस में क्या है, जो ये मूवमेंट है या तो इससे पहले इनवॉइस इशू कर दो या मूवमेंट के दिन आपको इनवॉइस इशू करना ही होगा। ओके, ये 31 बोलता है इन केस जहां गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं कि अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है सर, आप पूछोगे सर ये ऐसा कैसा है, गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या है गोइंग कंसर्न में अपनी फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को सेल कर देती है। ओके, उस केस में वो इंडस्ट्री वहीं की वहीं है, उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है वो की वहीं है, रेसिपिएंट आके उस पर अपना बिजनेस चालू कर देता है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू करता है। उस केस में मूवमेंट तो हुई नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इस केस में बोला है कि जिस दिन आप सप्लायर रेसिपिएंट को पोजीशन दे रहा है उस इंडस्ट्री का, उस प्लांट का, उस फैक्ट्री का, तो वो ही दिन लास्ट दिन रहेगा इनवॉइस इशू करने, या तो उससे पहले इशू कर दो या उस दिन जिस दिन पोजीशन दे रहे हो उस दिन इनवॉइस इशू कर दो। ओके, तो एक ये चीज आपकी कवर हुई है। एंड अभी देखते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो बेसिकली पहले कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स समझ लेते हैं। तो कंटिन्यूस सप्लाई मतलब लगातार आपको गुड्स की सप्लाई हो रही है फॉर एक स्पेसिफाइड पीरियड जो मोर देन 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स से ज़्यादा का है, तो उसमें गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई तो वो फॉरवर्ड चार्ज में देगा, इनवॉइस कब इशू करना है, जो लास्ट डेट कौन सी है। इसमें गवर्नमेंट बोलती है या तो जो आपका सप्लायर है वो पीरियडिकली आपको स्टेटमेंट इशू कर रहा है, ठीक है, और रेसिपिएंट पीरियडिकली पेमेंट कर देता है सप्लायर को। ओके, इन दोनों में जो भी पहले होगा उस दिन या उससे पहले तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके घर में दूध की सप्लाई आती होगी, ओके, दूध वाला भैया आता होगा, ठीक है, अखबार वाला भैया आता होगा, ओके, ये जो सीएनजी गैस आती होगी आपके घर में, ठीक है, तो वो क्या है कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है। ठीक है, और इस केस में क्या, जो दूध वाले भैया एक पर्ची में आपको लिख के देते होंगे साहब इस महीने का इतना ये हिसाब हुआ। ठीक है, उन्होंने जो पर्ची दी पीरियडिकल स्टेटमेंट और आप जो पेमेंट कर रहे हो, इन दोनों में जो भी पहले है उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ओके, तो ये कंटिन्यूस ऑफ सप्लाई के केस में देखो ये इसमें बताया हुआ है
द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड और एग्रीड continuous supply on recurring basis under a contract and in which supplier issue an invoice to the recipient of regular or periodically basis. ठीक है, included supply of such goods as the government may subject to condition it may be notify. ठीक है, specify section. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस सप्लाई का सेक्शन है 2 सबसेक्शन का 32. ठीक है, उसमें ये कंटिन्यूस सप्लाई बताई गई है. एक और केस दे रखा है जिसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि आप क्या है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स बेच रहे हो. ठीक है, उस केस में कैसे आप जो लास्ट में डिसाइड करोगे इनवॉइस इशू करने का. तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं. मान लो एक आप कपड़े की शॉप पे गए अपनी मम्मी के साथ और जो कपड़े वाला सेलर है वो आपका वेल नोन है. ठीक है, तो आपने वहाँ कोई कपड़ा पसंद किया. तो सेलर बोलता है पेमेंट के टाइम बोल दिया सेलर ने, बहन जी आप ले जाओ, पसंद आए तो रख लेना, नहीं आए तो वापस दे देना. ओके, पैसे आप बाद में दे देना. ओके, तो आप इस केस में क्या आप घर पे ले आए उसको. ठीक है, आपके पापा को दिखाया, आपकी बड़ी बहन को दिखाया, बाकी सबको दिखाया. ओके, तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई पसंद है हमें. तो उस केस में क्या हुआ, आपकी मम्मी ने सप्लायर को अप्रूवल दे दिया, हाँ भाई जी हमें पसंद है एंड पेमेंट कर दी. ओके, तो इस केस में जब ये गुड्स दुकान से रिमूव हुआ, मूवमेंट तो है पर कौन से, अब ये सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस पे जा रहा है. तो इस केस में लास्ट डेट कब है, जिस पर्सन की अप्रूवल आ रही है वो दिन. और मतलब इस केस में तो क्या है अप्रूवल आ गई है आपके घर की तरफ से, तो इस केस में अप्रूवल आई वही लास्ट दिन इनवॉइस करेगा एंड उसी दिन सब टीएस आ जाएगा. बट मान लो कि आपके घर वालों की अप्रूवल ही नहीं आती है, लेके गए और भूल गए घर पे. ओके, 6 महीने का टाइम भी बीत गया. उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये रहेगा जिस दिन 6 महीने एंड हो रहे हैं और आपकी अप्रूवल आई नहीं है, तो जिस दिन 6 महीने एंड हो रहे हैं उस दिन क्या करेगा सप्लायर को इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा. वो क्या है उसकी लास्ट डेट है इनवॉइस इशू करने की. ओके, तो यहाँ 2 केसेस हो गए, या तो अप्रूवल 6 महीने से पहले आ जाती है, तो जिस दिन अप्रूवल आई वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा. अगर अप्रूवल 6 महीने तक नहीं आती है तो लास्ट दिन जो होगा 6ठे महीने का, ठीक है, उस दिन तक इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा सप्लायर को. ओके, यहाँ तक आपको समझ आया. तो बेसिकली अपनों ने 4 केसेस देख लिए. मूवमेंट अगर है गुड्स में तो क्या है ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, तब आएगा टीयूएस, मतलब इनवॉइस इशू करना रहेगा बेसिकली. ठीक है, दूसरा केस क्या देखा था अपनों ने, अगर मूवमेंट नहीं है तो जिस दिन पोजीशन हैंडओवर किया जा रहा है उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. ओके, थर्ड केस देखा था कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स का, तो उसमें क्या है पीरियोडिकली स्टेटमेंट दे रहा है सप्लायर और पीरियोडिकली पेमेंट कर रहा है कौन, रिसिपिएंट. दोनों में जो भी पहले होगा उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. फोर्थ केस अपने पढ़ा था जो सेल और अप्रूवल बेसिस पे गुड्स जाते हैं, तो उस केस में अप्रूवल आ गई विद इन 6 मंथ, तो जिस दिन अप्रूवल आई उस दिन अपने टीयूएस मान लेंगे हैं. ओके, टैक्स आ जाएगा. ओके, एंड 6 महीने तक आई नहीं अप्रूवल, तो जब भी 6ठा महीना खत्म होता है उस दिन सप्लायर क्या करेगा इनवॉइस इशू कर देगा, और उसकी डेट इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी एंड उसी दिन टीयूएस आ जाएगा एंड टैक्स आ जाएगा. ओके, एक चीज और है इसमें सेल और अप्रूवल बेसिस पे, जैसे आपकी दुकान से अप्रूवल के लिए गुड्स जा रहा है तो आप उस समय इनवॉइस तो इशू कर नहीं पाओगे, तो उस समय गवर्नमेंट बोलती है कि आप एक डिलीवरी चालान इशू कर दो. ओके, ये एक चीज ध्यान रखना थोड़ी सी. ठीक है, एक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया है वो भी देख लेते हैं. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट में आई है जिसमें 100 ऑफिस चेयर्स हैं और 15,000 रुपए की है. ठीक है, किसके साथ आई हैं जो ये सेल्स कौन से 21 अगस्त को. चेयर आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस. ठीक है, कब रिमूव हुई है 5 सितंबर को अलॉन्ग द विद द इनवॉइस. ठीक है, अब गुड्स में क्या है मूवमेंट है, मूवमेंट के टाइम
ऑन और बिफोर रिमूवल, इस केस में इनवॉइस का इशू है, सेम डे को ही हो गया। एंड जो सेल्स हैज बीन पेड 30% ऑफ टोटल कॉम, और ये जो रिसिपिएंट है वो क्या कर 30% पहले पेमेंट कर रहा है, इसको सप्लायर को। बैलेंस जो 70% है वो आफ्टर डिलीवरी ऑफ चेंज 10 सितंबर को। ठीक है, तो अभी इनवॉइस यहाँ कब तक इशू होना चाहिए, ऑन और बिफोर और रिमूवल ऑफ गुड्स, तो वहां तक इनवॉइस इशू हो गया, तो वो क्या है टीओएस आ गया है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। ठीक है, इस केस में क्या है 5 सितंबर है वो आपकी टीओएस की डेट है, एंड उस डेट को आपको जीएसटी लगेगा। ओके, और जो आपको 21 अगस्त को एडवांस मिला है तो फॉरवर्ड चार्ज आ गया, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन क्या बोलता है एडवांस पे कोई भी टैक्स नहीं है, तो ये जो एडवांस मिला है 30% उस पर कोई भी टैक्स नहीं आएगा। ठीक है, 4,50,000 पे कोई भी टैक्स नहीं है क्योंकि एडवांस मिला है। ठीक है, और ये जो पेमेंट है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 15 लाख, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 5 सितंबर, तो जो डेट ऑफ इनवॉइस है उस दिन जीएसटी आ जाएगा, कितनी अमाउंट है जितनी अमाउंट का वैल्यू ऑफ सप्लाई है। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। ओके, एक एग्जांपल और दिया है वो एक और देख लेते हैं। ए मशीन हैज बीन सप्लाइड एट साइट, ओके, सोर्सिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट बाय वेंडर असेंबलिंग। ठीक है, मशीन है उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उसको असेंबल करके साइट पे दीजिए, और ये इसकी डिटेल दी हुई है। अब यह 17 सितंबर को क्या है परचेज ऑर्डर आया है विद द एडवांस ऑफ 50,000 रिसीव फॉर मशीन, 12 लाख की मशीन के लिए 50,000 रुपये का एडवांस आया है, और उसने जो सेलर ने बुक में रिकॉर्ड कर लिया एडवांस। ठीक है, 20 अक्टूबर को क्या हुआ है द मशीन इज असेंबल टेस्टेड एट साइट बाय बायर, और बायर ने स्वीकार कर लिया। इनवॉइस का इशू है 23 तारीख को, एंड 4 नवंबर को बैलेंस पेमेंट हुई है। तो जो 50,000 रुपये आया है उस पर तो जीएसटी आना नहीं है क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स के केस में एडवांस आया तो उस पर कोई आएगा नहीं जीएसटी। ओके, तो ये तो आपका पॉइंट कवर हो गया। अब उसके बाद जो उसकी साइट पे जाके मशीन को असेंबल किया है, तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, ऑन और बिफोर ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ये गुड्स वहाँ से आया होगा, तो ये किस दिन असेंबल हुआ है, मतलब किस दिन असेंबल हुआ टेस्ट हुआ, तो 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर क्या है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। गिवन केस में कौन सी जो 20 अक्टूबर है वो आ जाती है टीओएस की डेट, यानी इस दिन ही आपको जीएसटी लगेगा। ठीक है, इंटर ये 20 अक्टूबर है, ठीक है, ये आप देख लेना। ये जो सेकंड एग्जांपल है वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में। ठीक है, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या सीन रहता है कि या तो जो रिसिपिएंट है वो पीरियडिकली पेमेंट कर रहा है और सप्लायर पीरियडिकली स्टेटमेंट इशू कर रहा है, दोनों में जो भी पहले हो उस दिन आपने को क्या है इनवॉइस इशू करना है, वो लास्ट दिन है इनवॉइस इशू करने की। एंड इनवॉइस इशू होते हैं डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 31 क्या बोलती है लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ओके, एंड जो 12(2) का क्या बोलता है डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इन विच इनवॉइस शुड बी इशूड, वो क्या है टीओएस की डेट आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या है रिसिपिएंट द मंथली पेमेंट आर मेड बाय रिसिपिएंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर कितनी कितनी पेमेंट कर रहा है हर महीने 2-2 लाख रुपए की पेमेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखना पड़ेगा कि सप्लायर ने किस डेट को इनवॉइस या उस जैसा कोई स्टेटमेंट इशू किया है। ठीक है, तो इसमें शायद कुछ ऐसा कुछ खास बताया नहीं है कि कब तक होगा, तो ये मान लेते हैं कि एडवांस नहीं है, एडवांस आता तो नोटिफिकेशन आता उस पर जो जीएसटी नहीं है। एंड ये 2-2 लाख जैसे 5 जुलाई को आ रहा है 2 लाख रुपए, तो उससे या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए।
5 अगस्त को आ रहा है तो उससे या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। एंड जो सितंबर में आ रहा है उससे या उससे पहले इनवॉइस इशू चाहिए, एज्यूमिंग द इनवॉइस इशूड ऑन 5 जुलाई, 5 अगस्त एंड 5 सितंबर। तो इस केस में रेसिपिएंट की तरफ से पेमेंट आ रही है 2-2 लाख रुपए, तो उस डेट या उससे पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। बेसिकली ये बात है। तो यहाँ आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कवर हो जाता है। फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज का एक छोटा सा रिकेप कर लेते हैं। कौन सा, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट इनवॉइस शुड बी इशूड, जो भी पहले हो वो आपका टीवीएस माना जाएगा। एडवांस पे कोई अभी जीएसटी नहीं है। ओके, वो नोटिफिकेशन के लिए बोला है। 31 के बारे में बोला है, अगर गुड्स में इन्वॉल्वमेंट है, मूवमेंट है, तो ऑन और बिफोर ऑफ दिस मूवमेंट। अगर मूवमेंट नहीं है तो जिस दिन आप पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हो वो दिन। ठीक है। अभी तीसरा बोला है कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या है, या तो जो सप्लायर है वो पीरियडिकली स्टेटमेंट इशू कर रहा है और रिसिपिएंट पीरियडिकली पेमेंट कर रहा है, तो दोनों में जो भी पहले है वो लास्ट दिन है इनवॉइस इशू करने की। ओके। एंड आप गुड्स को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे कर रहे हो, तो जिस दिन अप्रूवल मिल रही है, ठीक है, विद इन 6 मंथ, तो जिस दिन अप्रूवल मिली वही आपकी उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है। अगर अप्रूवल नहीं मिलती तो 6 महीने जहाँ खत्म होते हैं उस दिन आपको इनवॉइस इशू ही करना पड़ेगा। ओके, ये थी। एंड एक ये छोटा सा मतलब एक बोला हुआ है कि आप क्या है 1,000 रुपये तक की क्या है एडवांस पेमेंट मिल जाती है, तो उस केस में क्या होगा, तो ये सप्लायर के ऊपर है कि वो या तो 1,000 रुपये का इनवॉइस इशू कर दे उस, ठीक है, उसको सप्लाई मान ले, या फिर क्या जब फ्यूचर में कभी भी सप्लाई होगी उसमें 1,000 को एडजस्ट कर ले। ये ऑप्शन सप्लायर के ऊपर है। ठीक है। बेसिकली फॉरवर्ड चार्ज अपना कंप्लीट होता है यहाँ। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज अपने को समझ आ गया कि रिसिपिएंट लाइबल टू पे टैक्स होता है, सप्लायर नहीं। और ये कहाँ देखा था, सेक्शन 9 का 3 एंड 9 का 4। ओके, ये आरसीएम के मेजर जो पोर्शन है वह है। 9(5) है वो बेसिकली आरसीएम के बारे में नहीं, ईसीओ के बारे में बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, तो इसका सेक्शन दिया हुआ है अपने को, सेक्शन 12 का 3। ठीक है। अब इस केस में कैसे आएगा, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, रिसिपिएंट है। ओके, तो जिस दिन रिसिपिएंट को माल मिल गया पहली, ठीक है, यही लिखा जिस दिन माल मिल गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि सप्लायर ने कोई इनवॉइस इशू किया होगा, कोई स्टेटमेंट इशू किया होगा, तो जब इशू किया उसका 30 दिन तक, ठीक है, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डे ऑन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, उस 30 दिन के बाद जो 31वां दिन है वो लास्ट डेट है टीओएस के लिए। ओके, एंड उसके बाद एक और चीज बोली है यहाँ और लगा के, जिस दिन आप क्या कर रहे हो, या तो सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, ये, और जिस दिन वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से क्रेडिट हुई है, दो चीजें हैं, इन दोनों में जो भी पहले हो। ठीक है, पहली चीज समझ आई कि किस दिन आपको गुड्स मिल रहा है, दूसरी चीज समझ आई जो भी उसने इनवॉइस इशू किया है कोई भी डॉक्यूमेंट इसका 31वां दिन, और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज अपने थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, आपने कोई माल खरीदा है किसी से एंड उसकी पेमेंट की है चेक से, मान लो कि आज 17 तारीख को आपने क्या पेमेंट किया है, बाय, ओके, बैंक चेक से पेमेंट कर दी अपने हमने 17 तारीख को, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड कर दे। ठीक है, जो भी पहले हो,
ठीक है। आपने पेमेंट कब की बैंक से? 17 तारीख को। ओके। एंड ये जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है मान लेते हैं 20 अक्टूबर को। मतलब आपका बैंक अकाउंट उस अमाउंट से क्रेडिट हो चुका है एंड आपका बैंक का बैलेंस उतनी अमाउंट से कम हो चुका है। ओके। ठीक है। और एंड आपने 17 तारीख को बुक्स अकाउंट में, अभी ये क्या बोलता है कि इन दोनों में जो भी डेट पहले हो, आपका बैंक अकाउंट कम कौन सी डेट को हुआ? 20 अक्टूबर को। और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड की? 17 तारीख को। दोनों में से पहले कौन है? 17 अक्टूबर। ठीक है। ये एक सिनेरियो है। ठीक है। अभी देखते हैं कि मान लो आपको जो गुड्स मिला है वो मिला है मान लो 15 अक्टूबर को। ठीक है। दूसरा, जो आपने पेमेंट की है वो 17 तारीख को की है चेक से, 17 तारीख को ही बैंक अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिए, जबकि जो आपका बैंक अकाउंट उस अमाउंट से कम कितनी तारीख को है? 20 तारीख को। ठीक है। दोनों में जो भी पहले कौन है? 17 तारीख। यहाँ पे और ठीक है। अभी सप्लायर ने कोई इनवॉइस है, कोई डॉक्यूमेंट इशू किया, उसका 31वां दिन। तो जो भी पहले है उस दिन आपका टीओएस आएगा आरसीएम के केस में। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है, ये पेमेंट वाला भी इशू आ रहा है। ठीक है। आरसीएम के केस में किस दिन आपको गुड्स मिल रहा है, सप्लायर ने कोई डॉक्यूमेंट इशू किया है, कोई इनवॉइस किया, उसका 31वां दिन, और आप किस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, और किस दिन आपका बैंक अमाउंट उस अमाउंट से कम हो रहा है। इन दोनों में जो भी पहले हो और इन तीनों में जो भी पहले हो उस दिन आपको क्या है, लाइबिलिटी आ जाएगी जीएसटी की और टीओएस आएगा। ओके। और जो यहाँ एडवांस अगर मिल जाता है आपको आरसीएम के केस में तो उस पर जीएसटी आएगा। जो बेसिकली एडवांस का एग्जामिशन दिया है वो दिया है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में, फॉरवर्ड चार्ज में रजिस्टर पर्सन एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन डीलर या कंपोजिशन सप्लायर। ओके। तो यहाँ अगर कोई एडवांस आया तो आपको जीएसटी लगेगा, वो नोटिफिकेशन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक डायग्राम से और देख लेते हैं आरसीएम के केस में। जिस दिन आपको गुड्स मिला है, तो मान लो ये आपको गुड्स मिला है और ये डेट और लिख देते हैं कि आपको गुड्स कब मिला है, 15 अक्टूबर को। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये 31 डे है जहां वो है क्या, इनवॉइस या कोई स्टेटमेंट इशू किया होगा सप्लायर ने। और ये वाला जो चीज है ना, या तो जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो और डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द योर बैंक अकाउंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब आपने पेमेंट की और उसी अमाउंट से आपका जो बैंक बैलेंस है वो कम हो गया। मैंने क्रेडिट किस लिए बोला था कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकाउंट, और बैंक के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी पहले होगा, तो ये मोटा मोटा मान लेते हैं, हमने उस एग्जाम्पल में क्या लिखा था, 17 तारीख। और ये 31वां दिन मान लेते हैं कि 2 नवंबर है। इन तीनों में जो भी पहले है वो अपना टाइम ऑफ सप्लाई, और पहले कौन सा है, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर टाइम ऑफ सप्लाई है रिवर्स चार्ज के केस में। ठीक है। ये पेमेंट एंड रिसिप्ट वाला आप एक बार अच्छे से और देख लो कि जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री डाल रहे हो वो दिन, और जिस दिन आप का बैंक अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से तो क्या हो रहा है, क्रेडिट, एंड बैंक जो पासबुक है वो क्या हो रही है उस दिन, डेबिट। ओके। दोनों एक ही चीज है। ठीक है।
और इन दोनों में जो भी पहले होगा वो डेट आपको लेनी है, फिर इन 3 डेट्स को कंपेयर करना है और जो भी डेट पहले आएगी वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अभी एक प्रोवाइजो टाइप दे रखा है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई थ्रू अबो पैरामीटर देन द टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑन विच गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, अगर ऊपर वाले केसेस से डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, उस केस में जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बता रहे हो कि इस दिन मेरे को गुड्स मिल गए हैं, वही आपका TOS हो जाएगा एंड उसी दिन आपको GST लगना। एक एग्जांपल दे रखा है वो देखते हैं अपने। ठीक है, 4 मई को इनवॉइस इशू किया है, ठीक है, ऑन RCM बेसिस पे हुआ है, ठीक है, जिसका लैप्स कब होगा, 3 जून को, मतलब 4 मई को किया है तो उसका 31वां दिन देख लेंगे अपने। ठीक है, गुड्स किस दिन मिला है एंड किस दिन पेमेंट हुई है। पेमेंट कब हुई है, 12 को, सॉरी गुड्स मिला है 12 को, 30 को हुई है पेमेंट, और 4 के हिसाब से देख लेते हैं। तो मई है तो मई कितने का होता है, 31 का, तो 27 दिन तो ये चले गए, ये पीछे कितने बचे, 4 दिन, तो 4 तारीख है वो लास्ट डेट है, मतलब उस दिन तो TOS आ ही जाएगा। तो अभी देखो इसमें सब इन तीनों में पहले कौन है, 4, 12 और 30, तो 12 पहले है तो 12 को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे RCM केस। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वो क्या बोलता है। सेम है, 4 में यहीं दे रखा है और 3 जून को वो लैप्स हो जाएगी, 12 जून एंड 3 जुलाई। तो इस केस में देखो मई कितने का होगा, 31 का, 31 में से 4 गए, 27 दिन तो वो चले गए, पीछे कितने बचे, 4 दिन, तो अब आ जाते हैं जून में। जून में कितने, 4 जून, 4 जून तो लास्ट डेट है, और किस दिन गुड्स मिला है, तो गुड्स मिला कितने को, 12 जून को, एंड जुलाई को पेमेंट हुई है 3 जुलाई को। तो पहले कौन है इन तीनों में, इन तीनों में पहले है 4 जून, 4 जून को ही सप्लाई मान लेंगे अपने, TOS आ जाएगा, ये GST आ जाएगा इस पर। ठीक है, अब वाउचर्स हैं, कूपन है, 12 का 4 और 13 का 4 एक जैसा ही है, बस चेंज क्या है, सिर्फ गुड्स और सप्लाई क्या है, और बेसिकली कोई भी चेंज नहीं है। ओके, तो ये देख लेते हैं। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपको क्या वाउचर्स मिलते हैं, कूपन्स मिलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो भी मिलते होंगे। तो उस केस में क्या है, अगर जो कूपन है या वाउचर है वो जब आपको मिला है तब वो आइडेंटिफाइबल है कि आप इस कूपन के बदले क्या चीज ले सकते हो। ओके, जब आइडेंटिफाइबल है तो उस केस में जिस दिन आपको मिला है उसी दिन उसका TOS है एंड उसी दिन उस पर GST आ जाएगा। ओके, अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, जिस दिन आप उसको रिडीम करवाओगे, ओके, तो जिस दिन रिडीम हुआ है वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई है। ओके, दो बेसिक चीजें हैं, पहला आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन इशू हुआ है उसी दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई है, अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस दिन रिडीम होगा वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई है। ये देखो, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई कवर आइडेंटिफाइबल एट द पॉइंट ऑफ, मतलब जिस दिन मिल रहा है उसी दिन आइडेंटिफाइबल है, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस दिन उसको रिडीम करवा रहे हो वो दिन। अब सेक्शन कौन सा है, 12 सबसेक्शन 5, और इसके साथ ही अपने कौन सा सेक्शन देख रहे हैं, 13 का 5। ये जो लास्ट के तीनों सेक्शन है वो एक जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ इतना है, 12 गुड्स के बारे में बात करेगा और 13 सप्लाई के बारे में बात करेगा। मोटा मोटा सेक्शन एक जैसा ही है। तो इस केस में क्या, रेजिडुअल केसेस, भाई आप 12 का 2 से ही नहीं डिटरमाइन कर रहे, 3 से भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, 4 से भी डिटरमाइन नहीं कर रहे, तो 5 बोलता है रेजिडुअल केसेस। इसके अंदर क्या होगा, या तो जिस दिन आप टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को वो दिन, या जिस दिन आप क्या कर रहे हो,
रिटर्न फाइल कर रहे हो वो दिन, तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। ठीक है, देखो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और अदर केस में जिस दिन आप जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो वो दिन। और अभी ये बात कर लेते हैं 12 के 6 पे, इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टीज, इन केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। ओके, और ये सेम सेक्शन 13 का 6 है, वो सेम ही है। ठीक है, अब इस केस में क्या सीन रहेगा कि आपको इंटरेस्ट फीस लगी, पेनल्टी लगी, इंटरेस्ट लगा, ठीक है, उसका इसमें टाइम ऑफ सप्लाई मान लीजिए कि जिस दिन आपको ये लग रहा है, ठीक है, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने कोई ईएमआई पे कोई गुड्स खरीदा है, ठीक है, ईएमआई ड्यू होगी एंड आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाए, तो उस केस में हमको पेनल्टी लगा दी। ठीक है, तो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने, जैसे आपने कोई ईएमआई पे माल खरीदा, मान लो 15 अगस्त को ईएमआई पे माल खरीदा। ठीक है, इसकी जो ड्यू डेट्स हैं वो 15 सितंबर है, 15 अक्टूबर है, ठीक है, 15 नवंबर है। एंड आपने क्या किया, सितंबर अगस्त में तो खरीदा ही है, सितंबर की किस्त पे कर दी, ये अक्टूबर की किस्त मिस होगी, ये अक्टूबर की किस्त मिस होगी, तो इस केस में बैंक ने आपको क्या है, पेनल्टी लगा दी। ठीक है, तो बेसिकली जो ये माल तो आपने 15 अगस्त को खरीदा है, पर जो ये लेट फीस लगी है आपको, पेनल्टी लगी है, ओके, लेट फीस पेनल्टी, ये इंटरेस्ट जो भी है, तीनों को एक साथ कवर कर रहा हूँ, ये जब लगी है, कब लगी है आपको, 15 अक्टूबर को, तो ये इंटरेस्ट लेट फीस और पेनल्टी के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा वो आपका 15 सितंबर रहेगा, ना कि 15 अगस्त। ओके, सॉरी, 15 अक्टूबर रहेगा, ना कि 15 अगस्त। समझे आप इस बात को। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई 15 अक्टूबर है, ये आप पढ़ लेना एक बार, और उसका जो वैल्यू निकालेंगे वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और वो जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर आएगा तब अपने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। छोटा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर क्या हो, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, एडवांस पे कोई भी टैक्स नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन है एक। ठीक है, उसके बाद अपने देख लेते हैं 12 का 3 रिवर्स चार्ज में क्या है, जिस दिन आपको गुड्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो दिन, और जिस दिन आप क्या कर रहे हो, जो सप्लायर ने क्या इनवॉइस इशू किया है या कोई स्टेटमेंट इशू किया है, उसका 31वां दिन। और अब यहाँ दो केसेस आ गए, जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, और जिस दिन आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, जिस दिन आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है एज पर बैंक, और बुक्स के अकॉर्डिंग आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, वो दिन, इन तीनों में जो भी पहले रहेगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ओके, एंड इसके बाद जो है ये आ गया अब वाउचर और कूपन। तो इस केस में क्या होगा, आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन आइडेंटिफाई हो रहे हैं उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन रहेगा। 12 का 5 क्या बोलता है, रेजिडुअल केसेस, अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न फाइल के टाइम ही आपका टीओएस आ जाएगा, अगर किसी केस में आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो। एंड दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है अगर आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, सिर्फ टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, जिस दिन टैक्स का पेमेंट कर रहे हो वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ओके, एंड जो लास्ट केस है वो इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी, तो जिस दिन आपको ये लग रही है उसी दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई है, ना कि जिस दिन आपने कोई माल खरीदा है उस दिन नहीं आएगा। जिस दिन आप इसका पेमेंट लेट, मतलब पेमेंट करने में डिले कर रहे हो, उसके कारण आपको लेट फीस पेनल्टीज ये सब लग रही है, उस दिन आपको ये टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। ओके, तो ये मेजर आपका वहां से अपना न्यू मटेरियल चालू होता है। तो 13 का 2 क्या बोलता है,
13 का 2 बोलता है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, सर्विस का। ओके, यहाँ एक बात नोटिंग कर लेते हैं अपने सेक्शन वाइज। ओके, रिवर्स चार्ज में 13 का 3 लगेगा। ओके, वाउचर कूपन के केस में 13 का 4 लगेगा। रेजिडुअल केसेस में 13 का 5 एंड इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट के लिए 13 का 6 रहेगा। ओके, ये अपना मेजर सेक्शन का क्राइटेरिया है। तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं 13 के 2 से। 13 का 2 का फॉरवर्ड चार्ज के अंदर सर्विस का टीओएस कब आएगा। ओके, तो बेसिकली 13 का 2 में क्या है, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, ओके, एंड जो आप इनवॉइस इशू कर रहे हो विद इन टाइम है, ओके, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे बोला गया है कि जो इनवॉइस की डेट है और किस दिन आपको पेमेंट रिसीव हो रही है। रिसीव होने में अपनी दो चीज देखेंगे, किस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रही है और किस दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। ओके, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो डेट प्लस इनवॉइस की डेट, इन दोनों डेटा को कंपेयर करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई कब रहेगा सर्विस के केस में। ओके, तो अब बात आती है सर कि सर विद इन टाइम इनवॉइस का क्या मतलब है, मतलब कब मान लो कि इनवॉइस विद इन टाइम है। ओके, इसके लिए एक रूल दिया है, रूल है 47 ऑफ सीजीएसटी रूल। वो रूल क्या बोलता है, वो रूल बोलता है कि भाई जैसे भी आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है, ओके, उसके विद इन 30 डेज आपको इनवॉइस इशू करना होगा। ओके, अगर आप विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू कर देते हो तो वो इनवॉइस विद इन टाइम माना जाएगा। समझे? एंड सर ये फिर विद इन टाइम नहीं इशू आएगा उसका क्या मतलब है सर? बेसिकली बात है, अगर 30 दिन से पहले कर दिया तो विद इन टाइम है, 30 दिन के बाद करते हो तो विद इन टाइम नहीं है। ओके, जब इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे रहेगा, और सेक्शन 13 का 2 बोलता है कि क्या है कि जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हो रही है और पेमेंट रिसीव डेट जो भी पहले है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। ओके, इसमें बेसिकली मोटी दो बात बोली है। अगर आपका इनवॉइस विद इन टाइम है तो आप क्या रहेगा, इनवॉइस की डेट और जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव करने की डेट है उन दोनों में जो भी पहले है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है उस केस में रहेगा कि जब आपकी सर्विस कंप्लीट होती है और जब आपको पेमेंट रिसीव हो रही है उन दोनों में से जो भी पहले है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। बुक से देख लेते हैं अपने, देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीप्ट और पेमेंट, ठीक है, विच एवर अर्लियर, अगर जो इनवॉइस है वो विद इन टाइम इशू हो रहा है तो ओके, ये टाइम कहाँ डिस्क्राइब है, रूल 47 में सीजीएसटी रूल के। एंड ये कौन से सेक्शन बताती है, ये सेक्शन बताती है 31। ओके, अगर जो है विद इन टाइम इशू नहीं हो रहा है तो ये क्या बोल रहा है, डेट ऑफ प्रोविजनल ऑफ सर्विस, ठीक है, जिस दिन सर्विस आपने कंप्लीट की, एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपको पेमेंट मिल रही है, उन दोनों में से जो भी जल्दी हो उस दिन आपको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, दो चीजें। अगर बोलते हैं सेक्शन में बोला गया अगर आपका जो पॉइंट ए है और बी है दोनों से ही टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा, उस केस में क्या करोगे, जिस दिन रिसिपिएंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नोट कर रहा है ना वही डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ओके, ये देखो, if the above two methods A and B are not applicable, the time of supply will be the date on which recipient of service show receipt of the service on his books of account. Okay, जो recipient अपनी books of accounts में इसकी एंट्री डाल देगा उस दिन ही सप्लाई मानी जाएगी। ओके, अभी इसी के अंदर एक और चीज आती है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होती क्या है बेसिकली, पहले वो देख लेते हैं। बेसिकली जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होती है वो होती है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है
जिसके आप अंतर्गत आप कंटिन्यू रिगरसली किसी सर्विस को दे रहे हैं, वो भी 3 महीने से ज्यादा के टाइम के पीरियड के लिए। ओके, तो वो जो सप्लाई रहेगी वो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रिगरसली सर्विस को परफॉर्म कर रहे हैं और वो 3 महीने से भी ज्यादा का टाइम है, वो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा। ओके, अब कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कैसे इशू होगा? देखो 13 का 2 तो अपने को बता देगा, विद इन टाइम है तो टाइम ऑफ सप्लाई ये है, विद इन टाइम नहीं है तो सब टाइम ऑफ सप्लाई ये है। ओके, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कैसे इशू होगा वो जानने की बात है। ठीक है, तो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ में 3 पॉइंट दिए हैं बेसिकली। अगर जो आपकी पेमेंट है वो इवेंट से लिंक है, ठीक है, तो वो जो इवेंट पूरा होता है उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो सर आप बोलोगे सर ये इवेंट कैसे, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप एक बिल्डर हो, ओके, आपको 10 माले की बिल्डिंग बनानी है और आपको जो पेमेंट मिलेगी वो हर माला कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। ओके, तो इस केस में क्या है, जो माला आपका बन के तैयार हो रहा है वो आपका एक इवेंट है। ओके, तो पेमेंट इस इवेंट से लिंक है, तो इस केस में इवेंट होने कंप्लीट होने पर या इससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ओके, समझे? दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही ये बोल दिया कि भाई ये डेट हमारी पेमेंट की डेट है, ड्यू डेट है। ओके, बेसिकली आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया कि ये हमारी ड्यू डेट है। ओके, तो वो ड्यू डेट पर या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ओके, 2 केस हो गए, इवेंट वाला, ड्यू डेट वाला। और थर्ड केस ये है कि आपको क्या है, ना तो इवेंट फिक्स है, ओके, ना ही ड्यू डेट फिक्स है। तो उस केस में रेसिपिएंट जब पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तब तक आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी कंटिन्यू सप्लाई, तो 13 का 2 बताएगा। ओके, ओके, ये देखो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में कैसे इनवॉइस इशू होगा वो देख लो। In case of continuous supply of service, the invoice should be issued either on or before due date। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आपने ड्यू डेट लिख ली, वो उस डेट या उससे पहले पहले। On or at the time of supply of service receipt payment where the due date of payment is unknown। ठीक है, अगर पेमेंट अननोन, ड्यू डेट अननोन है तो जिस टाइम रिसिपिएंट पेमेंट दे रहा है उसको सप्लायर को वो डेट आ जाएगी। और ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ द माइलस्टोन इवेंट आ रहा है जो पेमेंट से लिंक है, तो उस केस में उस इवेंट तक या उस इवेंट से पहले पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये बेसिकली मोटी मोटी बात बोलता है। ये बोलता है फिर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होती क्या है, तो ये क्या बोलती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूसली और रिगरसली बेसिस पे सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, वो भी 3 महीने से ज्यादा के लिए। ठीक है, तो वो आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा। ओके, ये यहाँ एक चीज और बोली है वो देख लेते हैं। जैसे अभी नॉर्मल ये 30 डेज है नॉर्मल सप्लायर्स के लिए, लेकिन बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रहेगा यहाँ। ओके, ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रहा, इंश्योरेंस कंपनी रहा, तो इन कंपनी के में क्या बोला है कि आपकी जो इनवॉइस इशू करने की डेट टाइम है ना वो 30 डेज नहीं रहेगा, ये 45 डेज है। ओके, तो ये कंपनीज क्या है 45 डेज सर्विस देने के 45 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करेगी। ओके, ये इनकी टाइम लिमिट दे रखी है 30 डेज का, तो यहाँ दे रखा है ये नॉर्मल के लिए। ओके, एंड जो बैंकिंग, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनके लिए 45 डेज है। ओके, इतना समझ आया। अभी एक और चीज है, जो बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, वो अगर क्या है अपनी ही डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 में एक्सप्लेन है, अगर उनको कोई
सप्लाई दे रही है तो उनका कैसे इनवॉइस रहेगा। तो इसमें दो चीज बोली है, या तो जिस दिन आप जो आपका लिस्टिंग पर्सन है आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो उसको, वो डेट या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पहली बात, अगर तब नहीं करते तो आपका जो क्वार्टर एंड हो रहा है तो उस क्वार्टर एंड से पहले, मतलब क्वार्टर एंड की डेट या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। दो बोल दिया, ठीक है। अगर जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो उस दिन इनवॉइस इशू करो। अगर उस दिन नहीं कर रहे तो जब आपका क्वार्टर एंड होता है तो क्वार्टर एंड से पहले या क्वार्टर एंड की डेट को आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। चलो ये लिखा हुआ देखो, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग एनबीएफसी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और नोटिफाइड सप्लायर, ठीक है। सर्विस मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन है जो 25 जो अपनी सेक्शन है, ओके, उसमें दिखाया गया। तो उसमें क्या बोला, इनवॉइस मे बी इशूड ऑन और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सच सप्लाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो डेट पर आप इनवॉइस इशू कर दो। अगर उस डेट पे नहीं कर रहे तो उसके बाद क्या, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई हैज बीन मेड, मतलब जिस क्वार्टर के अंदर सप्लाई हो रही है उस क्वार्टर का एंड हो रहा है उससे पहले तक या उस क्वार्टर के एंड तक आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये तो मोटी मोटी ये बात बोली है। अभी रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ये एक बार और समझ लेते हैं। लास्ट लेक्चर में कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि सर ये एक चीज नहीं समझ आ रही है हमें, रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। कभी आप बोल देते हो कि पासबुक क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, कभी आप बोल देते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस हो जाना चाहिए। तो ओके, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं हमने, ठीक है। मान लो आपको अगर बैंक से पेमेंट रिसीव हो रही है तो आप एंट्री क्या करोगे, दोनों केसेस में देख लेंगे। ये तो है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपकी मतलब सप्लायर की, और ये बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। आपको पेमेंट मिली है बैंक से, उस केस में क्या होगा, आपको पेमेंट से मिली है बैंक से ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में। और मान लो ये टू रिसिपिएंट आई है, ठीक है, तो रिसिपिएंट क्रेडिट हो गया और ये जो वैल्यू मान लेते हैं अपने 1 लाख रुपए। अब सेम एंट्री बैंक कैसे करेगा, बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा भाई रिसिपिएंट से रुपए आए हैं टू किसके, सप्लायर के बैंक अकाउंट में, कितने रुपए आए हैं, 1 लाख, ठीक है। अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तो बैंक बैलेंस कितना है, 1 लाख डेबिट है, ओके। एंड जो बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, 1 लाख रुपए से क्रेडिट है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। जैसे आप अपना बोलो कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक का बैलेंस 1 लाख है और सेम टाइम आपकी जो बैंक की पासबुक है उसमें 1 लाख क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों एक ही बात है, ओके। अगर मैं इसको उल्टा बोल दूं, मैं ये बोलूं कि आपकी बैंक की पासबुक है उसका क्रेडिट बैलेंस 1 लाख रुपए, तो इसका एक मतलब ये निकलेगा कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें बैंक का बैलेंस 1 लाख रुपए है, ओके। ये तो आएगी आपकी पेमेंट रिसीव के टाइम, मतलब फॉरवर्ड चार्ज के केस में, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज के केस में। अब सेम चीज आरसीएम में देख लेते हैं। आरसीएम में क्या रहेगा, आरसीएम में रेसिपिएंट पेमेंट करेगी, रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अपने, तो रेसिपिएंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, ये कहेगा सप्लायर को पेमेंट की है, किससे की है, बैंक से की है और 1 लाख रुपए की है। बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा सब, ये सब रेसिपिएंट का बैंक अकाउंट है जो हम डेबिट कर रहे हैं और ये जो पेमेंट जा रही है वो जा रही है सप्लायर को, ओके। कितने, 1 लाख रुपए से। अब ये मैं ये बोल दूं, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपका बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा है, ओके। एंड जो आपकी बैंक
मतलब बैंक के अकॉर्डिंग, बैंक की पासबुक है उसके अकॉर्डिंग आपका बैंक बैलेंस क्या है, डेबिट बोल रहा है 1,00,000 रुपए से, दोनों एक ही बात है। ओके, शायद आप इतना समझेंगे। अभी कभी आरसीएम केस में अगर मैं कभी ये बोल दूं कि जो बैंक अकाउंट है वो आपका 1,00,000 का वैसे डेबिट हुआ है, जो बैंक अकाउंट है इस पे एज पर पासबुक, ठीक है, वो क्या है, डेबिट हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो 1,00,000 रुपए से बैंक अकाउंट आपका क्रिएट हुआ है। ओके, शायद आपको ये समझ में आया होगा कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, यही यहाँ लिखा हुआ है, आपका ये कवर होता है, आपने ये देख लिया। ओके, एक और केस है, इन केस ऑफ सीजेशन ऑफ सर्विस। मान लो आप कहीं सर्विसेज दे रहे हो और सर्विस कंप्लीट होने से पहले ही किसी कारण से आपको सर्विस बंद करनी पड़ेगी, तो उस केस में इनवॉइस का इशू का, जिस दिन आप सर्विस देना बंद कर रहे हो मतलब सीजेशन हो रहा है, उस दिन को आप इनवॉइस इशू कर दो उतनी ही सप्लाई का जितनी आपने की है। जब भी सीजेशन हो रहा है तो सीजेशन की डेट को आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, यही लिखा है, इनवॉइस शुड बी इशूड एट द टाइम ऑफ व्हेन द सप्लाई सीजेस टू बी एक्सटेंड द सप्लाईज मेड बिफोर ऑफ सच सीजेशन। मतलब जितनी सीजेशन से पहले आपने सप्लाई ऑफ सर्विस की है और जिस दिन सीजेशन है उस दिन तक उसका इनवॉइस इशू करना। ठीक है, उसके बाद है ये थोड़ा एक क्वेश्चन से बैठ के देख लेते हैं। मोहित खन्ना इंसेंस है, क्या है, फर्म का मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। द फर्म इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई है स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड के, किस तारीख को आई है, 1 सितंबर को। क्या कंसल्टेंसी सर्विस देने के लिए आई है। ये प्रोविजन ऑफ सर्विस कैप टू कंप्लीट, और ये सर्विस कब कंप्लीट होगी, 15 सितंबर को। कॉन्ट्रैक्ट में कब आई है, 1 सितंबर को। सर्विस कब कंप्लीट हो रही है, 15 से। इनवॉइस फॉर सच सर्विस इशूड ऑन 20 सितंबर। ठीक है, तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में क्या है, इनवॉइस विद इन टाइम है तो क्या रहेगा, डेट ऑफ इनवॉइस और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट जो भी पहले हो वो डेट। तो यहाँ ये इनवॉइस क्या है, विद इन टाइम है, मतलब कंप्लीट होने के मतलब विद इन 5 डेज ही इनवॉइस इशू हो रहा है। ठीक है, एंड पेमेंट रिसीव कब हो रही है, 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर से हमने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो क्या है विद इन टाइम है, तो डेट ऑफ इनवॉइस रिसीव ऑफ अर्लियर, तो अर्लियर कौन सा है आपका 20 सितंबर। तो 20 सितंबर आपकी क्या रह जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई रह जाएगी सर्विस के केस में फॉरवर्ड चार्ज का। एक अलग से और बोला है, इफ इन द अबव एग्जांपल द इनवॉइस इज इशू ऑन 25 अक्टूबर। ठीक है, तो अब इनवॉइस का इशू है, विद इन टाइम नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जिस सर्विस कंप्लीट हुई है, जिस पेमेंट आई है, तो इन दोनों में कौन सा है, सर्विस कंप्लीट 15 तारीख को हुई है, पेमेंट ये आई है वो आपको 10 अक्टूबर को आई है, तो ये जो 15 तारीख है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। ठीक है, ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये 6 मई को एडवांस मिला है 3,000 रुपए, कितनी 15,000 की टोटल सप्लाई ऑफ सर्विस है, जिसमें से 3,000 आपको मिली है, और ये बुकिंग है किसी हॉल का। ओके, तो उस केस में अभी एडवांस मिल गया, फॉरवर्ड चार्ज, डेट ऑफ इनवॉइस और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, तो अर्लियर कौन सा है 3,000 रुपए जो एडवांस मिला है। तो इसमें फर्स्ट केस बनेगा जो एडवांस वाला है वो 3,000, उसकी डेट आएगी टाइम ऑफ सप्लाई है 6 मई। ठीक है, 15 तारीख को फंक्शन हो गया। ओके, 15 तारीख को फंक्शन हो गया, मतलब सर्विस जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इनवॉइस कब तक इशू करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा, विद इन 30 डेज है नहीं है। इस केस में इनवॉइस कब इशू है, इनवॉइस जो है 27 अक्टूबर, टैक्स इनवॉइस रेजेस। ठीक है, 15,000 का इंडिकेटेड बैलेंस। ठीक है, मतलब 15,000 का इनवॉइस इशू किया जिसमें 12,000 बाकी हैं, 3,000 तो ऑलरेडी मिल गया। ये इशू कब हुआ, 27 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर से आप 30 दिन गिनोगे तो कितने, 14 अक्टूबर आता है मोटा मोटा। ठीक है, 14-15 जो भी है, तो इससे बाद में इशू है, तो उस केस में क्या है, कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट।
विच एवर अर्लियर, तो इसमें क्या है 15 सितंबर है वो पहले आ जाती है। आपका एडवांस में तो आएगा 6 मई को, एंड जो पोर्शन बचता है उसका आएगा 15 सितंबर को टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ये यहाँ लिखा हुआ है देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ 3000 रुपए 6 मई को आएगा, ठीक है। और जो 12,000 रुपए की रुपए है उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा 15 सितंबर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है वो आप एक बार पढ़ना, ठीक है। ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया इन्होंने, तो समरी टाइप है, आप इसको पढ़ना समझ आएगा आपको, ठीक है। ये एक सेम पॉइंट अपने देखा था टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में, तो लगभग 1,000 रुपए तक जो उससे कम अमाउंट अगर आपको एडवांस में मिल जाती है, गुड्स के केस में हो चाहे सर्विस के केस में, तो ये सप्लायर के पास ऑप्शन है कि या तो उसका हाथों हाथ इनवॉइस निकाल दे, ठीक है। अगर हाथों हाथ इनवॉइस नहीं निकालना तो जब नेक्स्ट पेमेंट आएगी उसमें एडजस्ट कर सकता है, अब उस समय देख लेगा कैसे इनवॉइस इशू करना है, ठीक है। ये सेम पॉइंट है वहां भी और यहां भी, ओके। ठीक है, अभी बात करते हैं अपने सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 की। तो बेसिकली ये आरसीएम के ऊपर है, ठीक है। ठीक है, आरसीएम में लिखा कहा था वो सेक्शन 9 का 3 का 4 देखा था, आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 5 का 3 और 4 देखा था, तो वो आरसीएम पे मोटी मोटी बात करते हैं, ओके। अभी ये सर्विस के केस में आरसीएम पे टाइम ऑफ सप्लाई आएगा कैसे वो बात करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या बोलता है, या तो जिस दिन आपको पेमेंट मिल रही है, ठीक है, पर आरसीएम के केस में तो रेसिपिएंट को पेमेंट मिलती नहीं है, तो जिस दिन रेसिपिएंट से पेमेंट जा रही है, ठीक है, और क्या है जब भी आरसीएम में जब भी सर्विस खत्म हुई, जो सप्लायर ने कोई इनवॉइस दी है, कोई स्टेटमेंट दिया है, उसका 61st डे, ठीक है, वो दिन और जिस दिन आपने पेमेंट की है वो दिन, इन दोनों में से जो भी पहले हो उस टाइम आपको क्या है टीओएस आएगा आरसीएम के केस में, वो भी सर्विस के लिए, ठीक है। तो ये यहां देखो क्या लिखा हुआ है, date of making payment, okay, and date immediately before following 60 days from the date of issuing invoice statement, ठीक है। सप्लायर ने कोई डॉक्यूमेंट इशू किया, कोई इनवॉइस इशू किया, कोई स्टेटमेंट इशू किया, उसका 61वां डेट, ठीक है, ये 2 डेट आए, ठीक है। जो भी पहले हो तब आ जाएगा। अगर ये डिटरमाइन ना हो, भाई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा पॉइंट ए से या पॉइंट बी से, तो उस समय क्या जिस दिन रिसिपिएंट क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री पास कर रहा है, ठीक है। रेसिपिएंट अपने बुक्स अकाउंट में एंट्री पास कर रहा है, वो टाइम ऑफ सप्लाई आ गई, ओके। तो बेसिकली क्या क्या बोला है, जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो सप्लायर को वो दिन, और आपका जो सप्लायर ने कोई इनवॉइस स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट इश्यू किया उसका 61वां दिन, जो भी पहले हो, ठीक है, वो आपका टीओएस आ जाएगा। अगर ए और बी से दोनों से डिटरमाइन नहीं हो पाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई, तो जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री पास कर रहे हो वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। हम डेट ऑफ पेमेंट देख लिया कि अपने पहले एग्जांपल देखा था उसमें ये देख लिया, ठीक है। अभी है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिटवीन एसोसिएट इंटरप्राइजेस, एक और पॉइंट दिया है यहाँ पर। मान लो आप इंडिया में, ठीक है, आपका एसोसिएट इंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया है, एंड उससे आप क्या है इंपोर्ट कर रहे हो किसका सर्विस का, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई, उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है, जिस दिन आप उस सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो अपने एसोसिएट इंटरप्राइजेस को वो दिन, और जिस दिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री पास कर रहे हो वो दिन, जो दोनों में जो भी पहले रहेगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ओके,
ठीक है। इन केस ऑफ सर्विस रिसीविंग फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट द पेमेंट ऑफ सर्विस और द बुक्स द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास कर रहे हो, जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो, तो उन्होंने जो भी पहले है उस डेट को आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। और फिर डायग्राम से बोला गया। ठीक है, अभी इस पे जो भी एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे अपने, शायद आपको अच्छे से और अच्छे से समझ आए। तो determine the time of supply from the given information. Assume that the service being supplied is a taxable under RCM. क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि सर ये RCM का क्वेश्चन है। ओके, देखो 4 में क्या हो रहा है, द सप्लायर ऑफ सर्विस इशू इनवॉइस ऑफ सर्विस। ठीक है, देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूट about amount payable and the payment is delayed। अभी इसमें कब इनवॉइस इशू किया है, 4 मई को, इसके 7 दिन आप निकाल लो। ठीक है, एंड द पेमेंट मेड कब हुई है, 21 तारीख को, इसके 7 दिन निकालते हैं हमने। ठीक है, तो इसके 7 दिन आते हैं 4 जुलाई। ठीक है, तो 4 जुलाई और 21 अगस्त कौन सा पहले है, 4 जुलाई, तो 4 जुलाई को आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, जर्मन कंपनी है, इशू ईमेल इंफॉर्मेशन एसोसिएट एंटरप्राइजेस फॉर एबी। The cost of technical service provided to in which records in ABC books on 1 May। ठीक है, ABC transfer amount जर्मन कंपनी 2 जुलाई। तो अब एसोसिएट एंटरप्राइजेज इसमें क्या हो रहा है, एसोसिएट एंटरप्राइज के भी आपका जो सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया है, वो एसोसिएट आपसे, आप उससे सर्विस ले रहे हो, तो उसके इसमें जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर रहे हो पहली, और जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो, दोनों में से जो भी पहले हो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अब ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री के पास की 1 मई को, अब पेमेंट कब की है, जुलाई 2 को, तो दोनों में से पहले कौन सा है, 1 मई, तो 1 मई आपके टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी। ओके, अभी बात करते हैं सेक्शन 13 का 4। तो 13 का 4 किसके बारे में है, अगर आप क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस में कूपन दे रहे हो, वाउचर दे रहे हो, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो, जब भी आप इशू कर रहे हो, अगर वो आइडेंटिफाइबल है कि इसके बदले में आपको ये सर्विस मिल जाएगी, ओके, तो वो क्या है, जिस टाइम आप इशू कर रहे हो उसी टाइम उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, जब आइडेंटिफाइबल है। ओके, तो जिस दिन इशू किया उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई। अगर मान लो कि वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, ठीक है, जिस दिन आप ट्रेडिंग करने जाओगे उसी दिन पता चलेगा कि आपको इसके बदले क्या सर्विसेज मिलेंगी। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जिस दिन आप वो आइडेंटिफाइबल होगा, वो आइडेंटिफाई होगा रिडेम्पशन के टाइम, तो रिडेम्पशन के टाइम सप्लाई हो जाएगा। ओके, 2 केस है, आइडेंटिफाइबल है तो इशू करते समय, आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस दिन रिडेम्पशन हो रहा है उस दिन। ठीक है, और यही बोला गया। डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, if the supply is identified at the point of time, issue करते हुए टाइम, ठीक है, the date of redemption, अदर केसेस अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो ये redemption होगा उस दिन देखेंगे। ठीक है, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंट्री एग्रीमेंट विद ड्राइव मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड बाय इन विच ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड मार्केट द बेस्ट हॉस्पिटलिटी सर्विस। ठीक है, मतलब बेस्ट हॉस्पिटलिटी सर्विस किस एग्रीमेंट में है, ड्राइव के साथ, और उसको क्या है बेस्ट हॉस्पिटलिटी के बाद मिला। द होटल रूम एंड सेल ऑफ कूपन वाउचर आर रिडीम्ड एट द डिस्काउंट प्राइस ऑन स्टे होटल। मतलब होटल में रहने के लिए उन्होंने गिफ्ट वाउचर्स कूपन दी है, उस केस में क्या है, if the supply against the voucher will be redeemed is identifiable
द टाइम ऑफ सप्लाई इशू डेट। अब इसको पता है कि ये रिडीम किसके बदले होगी, होटल में रहने और स्टे करने के लिए, तो आइडेंटिफाइबल होगी ना इशू कर, तो उस केस में इशू के टाइम इसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। रेजिडुअल केसेस है 13 का 5। 13 का 5 क्या बोलता है कि अगर आपका जो सेक्शन 2 है, सॉरी 13 का 2 है, उससे भी आइडेंटिफाइबल नहीं हो रहा टाइम ऑफ सप्लाई, 13 का 3 से नहीं हो रहा, 13 का 4 से नहीं हो रहा, तो ओके 13 का 5 ओपन है। 13 का 5 क्या बोलता है कि आप अगर रीजन टैक्स भर रहे हो गवर्नमेंट को, उस दिन आपको किसी सप्लाई के लिए जो ऊपर आइडेंटिफाइबल नहीं है उसका टाइम ऑफ सप्लाई टैक्स भरते समय आ जाएगा, ओके, एंड पे करो, फ्री हो। दूसरा, अगर ये नहीं होता तो आप जिस दिन रिटर्न भर रहे हो उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे ऐसे सर्विसेज के लिए जो ऊपर क्लासिफाई नहीं हो पाई है, उन केसेस में आप रिटर्न भरोगे उसके समय उस समय ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। देखो डेट ऑन विच पीरियडिकली रिटर्न, ठीक है, जिस दिन आप रिटर्न भर रहे हो, और अदर केस में जिस दिन आप जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो, टैक्स का पेमेंट कर रहे हो वो दिन। अभी है डिले पेमेंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस जो भी है वो 13 का 6 में कवर होती है, ठीक है। 13 का 6 में बेसिकली क्या है, आपको इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी लगी है, ठीक है। तो जिस दिन आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस रिसीव हो रही है उस समय आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, ना कि जिस दिन आपने ओरिजिनल गुड्स बेचा है या ओरिजिनल सर्विस या गुड्स बेचा है उस दिन। जैसे मान लो आपने 15 अगस्त को सर्विस सप्लाई की है, ओके, ठीक है, और वो सर्विस इंस्टॉलमेंट्स रहे हैं, ओके, तो जिस दिन भी जो रेसिपिएंट है वो डिफॉल्ट करता है ईएमआई पेमेंट करने में, उस दिन आपका इंटरेस्ट फी, लेट फीस या पेनल्टी जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है वो लागू हो जाएगा। तो मान लो कि उसने डिफॉल्ट किया है 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर को जो लेट फीस पेनल्टी लग रही है ना, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई 15 अक्टूबर है, ना कि 15 अगस्त है, ओके। मतलब ओरिजिनल से उसका कोई लेना नहीं है, जिस दिन टाइम डिफॉल्ट हुआ उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई आएगी इसका, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। और सेम ही ये गुड्स के केस में है। बेसिकली ये 13 का 4 है, 5 है, 6 है, और 12 का 4 है, 5 है, 6 है, ये बेसिकली सेम ही है। चेंजेस सिर्फ इनमें क्या है, गुड्स का या सर्विस का। 12 गुड्स के बारे में बात करता है और 13 क्या है, सर्विस के बारे में बात करती है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है और कोई डिफरेंस नहीं है। और मेजरली जो सबसे बड़ा पोर्शन है इस चैप्टर का वो है 12 का 2, 12 का 3, 13 का 2, 13 का 3 और 31 जो सेक्शन है वो तो है ही है, वो उसके साथ आपको पढ़नी। मेजर पोर्शन इतना है। और ये जो 4, 5, 6 सब सेक्शन है दोनों की 12 और 13 की एक साथ पढ़ लेना। और जो 12 का 2 है, 12 का 3 है, और 13 का 2, 13 का 3 ये अलग अलग पढ़ना। इसी में से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंस्टीट्यूट, ओके। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। अभी जो इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन आएगा एंड क्वेश्चन आंसर भी अपने डिस्कस करेंगे, ओके। और अभी तक आपको इस चैप्टर में कुछ भी ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।